मेरे पति दुबई में नौकरी करते थे और मैं यहाँ अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ मुंबई जैसे बड़े शहर में रहती थी। लेकिन अब मेरे पति दुबई से वापस आ गए थे। उन्हें वहां से आए हुए कुछ दिन हो गए थे और उनके बैग में अभी भी कुछ ऐसा सामान था जो कि मैं अभी तक खोलकर नहीं देखी थी। एक दिन उन्होंने अपना सारा सामान बैग से निकाला और खोलकर अलमीरा में रखना शुरू कर दिया और उनमें से कुछ चीज उन्होंने अपनी बहनों को दिया और बाकी बची हुई सामान बच्चों को दिया। मैं सोच रही थी कि मेरे पति आशीष मेरे लिए भी कुछ लेकर जरूर ही आए होंगे, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया तो मेरा मन उदास हो गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए होंगे जो कि मुझे देना भूल गए हैं। फिर मौका मिलते ही मैं उनके सामान की तलाशी लेने लगी क्योंकि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि उनके सामानों के बीच में एक रंगीन कलर का डिब्बा रखा हुआ था जिसमें के रंग बिरंगे खाने वाली गोलियां भरी हुई थी और उस डब्बे के ऊपर एक खूबसूरत लड़की का फोटो भी बना हुआ था। उस फोटो को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि इस डब्बे के अंदर जो गोलियां रखी हुई है शायद यह औरतों की खाने वाली गोलियां है जिसे खाने से औरतों के अंदर ताकत आती होगी। मैं सिर्फ ये अंदाजा लगा ही रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह गोलियां किस चीज की है। फिर मैं तुरंत ही उस गोलियों को लेकर अपने सासू माँ के पास गई और वह डब्बा अपने सासू माँ को दिखाया तो सासू माँ कहने लगी कि शायद यह दवा खूबसूरती बढ़ाने के लिए होगी। एक काम करो, तुम इसको पीसकर अपने चेहरे पर लगाकर देखो, हो सकता है तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। मम्मी जी की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि मेरे पति मेरे लिए कुछ तो लेकर आए हैं। शायद इस दवा के साथ साथ मेरी जिंदगी में भी कोई बदलाव आ जाए। फिर मैं ये बात भूल गई और अपने काम में बिजी हो गई क्योंकि मेरे पति के बाहर से आने का वक्त हो रहा था और मुझे सभी के लिए खाना भी बनाना था। अगले दिन मेरे पति के घर से जाने के बाद मैंने फिर से वह डब्बा खोलकर देखा, लेकिन आज उस डब्बे में दवाई बहुत ही कम थी। समझ में नहीं आया कि आखिर दवाई कहाँ चली गई। फिर मैंने वह डब्बा उठाकर वहीं पर रख दिया और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी कि यह दवाई तो मेरे पति मेरे लिए लेकर आए थे, फिर इसमें दवाइयां कम कैसे हो गई। जब इंसान के दिल में कोई परेशानी होती है वह उसको किसी न किसी के साथ शेयर अवश्य ही करता है। मैंने काम करने के लिए एक नौकरानी को रखा था जो कि काफी दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही थी। उसका नाम शिल्पा था। वह जवान और पढ़ी लिखी थी, लेकिन मजबूरन उसे अभी कुछ समय से नौकरानी वाला काम करना पड़ रहा था। वह नौकरानी वाला काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। वह भी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थी, इस कारण वो काफी समझदार थी। मैं अक्सर उसे अपने दिल की बात शेयर करते रहती थी और वो मुझे कभी कभी अच्छे से समझाती भी थी। इसलिए आज मैंने वह रंग बिरंगी दवाइयां वाली बात शिल्पा के साथ शेयर की। मैंने अपने आप बीती उसे सुनाई। मैंने उसे कहा कि मेरे पति दुबई से आए तो सभी के लिए कुछ न कुछ लाए, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। फिर मैं उनका बैग चेक किया तो हो सकता है कि मुझे कुछ सरप्राइज दे और मेरे लिए गिफ्ट छुपाकर अपने बैग में रखे हो, परंतु उनके बैग से कोई गिफ्ट तो नहीं मिला। क्या रंग बिरंगे दवाइयां मिली है? क्या तुम्हें पता है कि ये किस चीज की दवाइयां हैं? मैंने शिल्पा से इस बारे में राय मांगा था। उन दवाइयों को देखने के बाद शिल्पा मुझे कहने लगी, भाभी यह दवाइयां औरतों के लिए ही है, लेकिन जब भैया ने आपको इसे खुद नहीं दिया है तो मुझे लगता है कि भैया ये दवाइयां किसी दूसरी औरत के लिए लाए होंगे। इतने दिनों के बाद भैया विदेश से आए हैं तो पैसे भी तो लाए ही होंगे, लेकिन आप कह रही हैं कि आपको उन्होंने कोई पैसा भी नहीं दिया। अगर वो आपको पैसे देते तो फिर उन पैसों से घर की समस्याएं ही समाप्त हो जाती। शिल्पा को मेरे घर के सारी समस्याओं के बारे में पता था क्योंकि वो बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम कर रही थी और मैं उससे कोई भी बात नहीं छुपाती थी। वो मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो गई थी। अब तो शिल्पा की बात सुनकर मैं बहुत ही सोच में पड़ गई और मैं ये सोचने लगी कि सच में मेरे पति की जिंदगी में दूसरी औरत तो नहीं आ गई। तभी तो इन्होंने ना ही मुझे पैसे दिए और ना ही कोई गिफ्ट दिए, लेकिन इतनी जल्दी मैं अपने पति पर शक भी नहीं कर सकती थी क्योंकि हमारे बीच में
काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं उन्हें डायरेक्ट कुछ कहकर उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अब मैंने शिल्पा को कहा कि तुम्हें एकदम से यकीन है कि ये दवाइयां औरतों की ताकत के लिए ही है? शिल्पा कहने लगी, मैं पूरे यकीन के साथ यह कह तो नहीं सकती, लेकिन इस डब्बे के ऊपर जो औरत का चित्र बना है उसे देखकर मैं यह बात आपसे कह रही हूँ। शिल्पा की बात को सुनकर अब मैंने उसे कहा, देखो, इतनी बातें बनाने से तो अच्छा है हमें दवाई किसी नर्स को दिखा दे और यह भी पता करे कि आखिर यह दवाई किस चीज के लिए बनी है। शिल्पा दवाई लेकर नर्स के पास पहुंच गई और जब वो कुछ घंटों के बाद वापस घर आई, उसका चेहरा थोड़ा सा मायूस था। मैंने डरते डरते उससे पूछा कि शिल्पा, सब ठीक तो है ना? वो बोली, हाँ भाभी, सब ठीक है। लेकिन उस नर्स ने जो मुझे बताया वह सुनकर मैं परेशान हो गई। अब तो शिल्पा की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। मैंने जल्दी से कहा कि नर्स ने क्या कहा? वो कहने लगी कि यह दवाइयां तो बाहर की औरतें इस्तेमाल करती है और जो कोई भी इसका उपयोग करता है उसके बदन से खुशबू आने लगती है, वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। यह सारी बातें सुनकर अब तो मेरा बचा कुचा हौसला भी गिर गया था। मैं अपने आप को काफी कमजोर महसूस करने लगी थी। दिल में आ रहा था कि अपने पति से जाकर इस बारे में पूछूं, लेकिन फिर मैं चुप रही क्योंकि अभी हमारे घर की हालात भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं अपने पति से कोई सवाल जवाब करती, केवल एक शक के आधार पर मैं अपने पति से लड़ाई नहीं कर सकती थी और इसलिए मैंने इस बातों को अपने दिल में ही दबा लिया। लेकिन मेरे दिमाग में मेरे पति को लेकर शक की सुई घर कर गई थी और जब इंसान के दिमाग में शक का कीड़ा उत्पन्न हो जाता है फिर उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। अब हमेशा मुझे अपने पति पर शक रहता, जिसके कारण मेरा सुख चैन सब लुट गया था। मैं हर समय उनको शक की नजरों से देखती थी और बार बार बातों ही बातों में उनसे पूछने की कोशिश करती थी, कहीं उन्होंने दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं कर लिया। कई बार तो वो मेरी बातों से चिढ़ भी जाते थे, लेकिन मुझे कुछ कहते नहीं थे। फिर भी मुझे चैन नहीं मिला और फिर एक दिन मैंने शिल्पा को फिर से कहा कि तुम आज इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये ऑफिस में किस किस से मिलते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। घर का सारा काम मैं खुद कर लूंगी। शिल्पा ने कहा, ठीक है भाभी, आज मैं पता करके आती हूँ। शाम के 4 बज गए। मैं बहुत ही बेसब्री से शिल्पा का इंतजार कर रही थी कि तभी थोड़ी ही देर के बाद ही शिल्पा घर आई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। उसे देखते ही मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ शिल्पा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तो शिल्पा ने जो बात मुझे कही उससे मेरा दिल दहल गया। उसने कहा, भाभी, आज जब मैं भैया का पीछा कर रही थी तो मैंने देखा कि भैया ऑफिस न जाकर एक बंगले में गए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे उस बंगले में चली गई। भैया मुझे नहीं देख पाए थे। कुछ ही देर में वही बंगले पर रही और फिर वहां से निकलकर जब मैंने अगल बगल के और लोगों से इस बंगले के बारे में पता किया तो इस बंगले में और कौन कौन रहता है और यहाँ पर क्या होता है, तो उन लोगों ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बताया इस बंगले में उस तरह के लोग आते हैं जिनकी महफिल और बातें बड़ी ही रंगीन होती है। उस बंगलों में हजारों रुपए एक ही रात में खर्च किए जाते हैं और आगे आप खुद ही समझदार हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पर आते होंगे। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाभी, यही सच है और आप इस सच पर जितना जल्दी यकीन कर ले उतना ही अच्छा होगा। शिल्पा की बातों ने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अब मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी। मेरा पति हमेशा देर रात को वापस आता और कभी कभी तो सुबह ही हो जाती। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं हमेशा यही सोचती, अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा। अब जब मैं उनसे कोई शिकायत करती तो मेरे पति उस बात को गोल मटोल करके टाल जाते थे और कहते थे, तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तुम भी फिजूल की बातें अपने दिमाग में लेकर बैठी रहती हो। यह कहकर मेरे पति मेरी हर बातों को अनसुना कर देते थे।
लेकिन अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन रात काफी हो गई और अभी तक मेरे पति घर नहीं आए थे। अब तो सुबह के 4 बज रहे थे। उनका इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई थी। न जाने इतनी रात तक ये बाहर क्या करते थे। अचानक उसी वक्त फोन की घंटी बजी। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो एक आदमी ने उधर से फोन पर कहा, आप आशीष की पत्नी हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। आप जल्दी से आ जाइए और हाँ, थोड़े पैसे का इंतजाम करके आइएगा। यह कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने जल्दी से खुद को संभाला और घर के अलमीरा में जो 5,000 पड़े थे, मैं उन पैसों को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पर जाकर मैंने देखा कि मेरे पति के पूरे शरीर पर बैंडेज बंधी हुई थी और वो बेहोश थे। जिस आदमी ने मुझे फोन किया था वो वहीं पर थे। उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं उनसे पूछी, यह आपको कहाँ मिले? तो उन्होंने बताया, मैं सड़क पर पैदल जा रहा था। उस वक्त मैंने देखा कि इनको पीछे से एक स्कॉर्पियो वालों ने जोर से धक्का मार दिया और भाग गया। फिर ये जख्मी होकर वहीं पर गिर पड़े थे। उस आदमी ने मुझे एक थैला भी दिया और कहा, यह आपकी अमानत है। फिर जब मैंने उस थैले को खोलकर देखा तो उसमें औरतों के कपड़े थे और उससे वही खुशबू आ रही थी। उस वक्त मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था क्योंकि मेरे पति सीरियस कंडीशन में थे। मैं उन्हें थैले को एक साइड में रख दिया और अपने पति के ठीक होने की भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी। फिर थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया, उनकी हालत अब ठीक है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आशीष के पास गई तो उनकी हालत बेहद नाजुक थी। मैंने उनको दिलासा दिया, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए। पर आशीष बार बार इशारे से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा, उनसे अभी कोई बात मत कीजिए, उन्हें आराम करने दीजिए। फिर मैंने अपने पति से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और फिर दिन चुपचाप एक करके अपने पति की सेवा की। उनको ठीक करने के लिए मैंने अपने गहने तक बेच दिए क्योंकि उनकी बीमारी में पूरे 10 लाख रुपए खर्च हुआ था। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए और अस्पताल से घर आए, उन्होंने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली थी, कुछ भी नहीं कहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो गहरे सदमे में हो। मैंने उनका दुख दूर करने की बहुत ही कोशिश की, पर वो मेरे साथ कुछ भी बात नहीं करते थे। बहुत कहने पर सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देते थे। समय यूं ही बीत रहा था और फिर एक दिन दुबई से उनके दोस्त का फोन आया तो उसने बताया कि उनकी फिर से नौकरी लग गई है और अब तुम यहाँ पर फिर से आ सकते हो। यह सुनकर आशीष बहुत दिनों के बाद बड़े ही खुश हुए थे। उनको इतना खुश देखकर मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं यह सोचने लगी कि जो इंसान इतने दिनों से कुछ नहीं बोल रहा था, हमेशा ही खोया खोया और उदास रहता था, आज वो दुबई जाने के नाम पर इतना खुश कैसे हो सकता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि कहीं इन्होंने दुबई में किसी लड़की से शादी तो नहीं कर ली है, नहीं तो घर से दूर होने की इतनी खुशी किसको हो सकती है। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। फिर ख्याल आया कि अगर दूसरी पत्नी होती, वह इनको ऐसी हालत में देखकर इनके पास अवश्य ही आती, लेकिन अभी तक ना ही कोई औरत इनसे मिलने आई थी और ना ही उनके फोन पर कोई अननोन नंबर से कॉल आया था। और फिर वह दिन भी आ गए जब मेरे पति सारा कुछ छोड़कर विदेश चले गए। मैं एक बार फिर से अकेले हो गई। मैं उनके साथ फोन पर कभी कभी बातें करती और उनके बारे में ही सोचती रहती। समय यूं ही बीतने लगा। मैं बच्चों में पिछी हो गई और फिर देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। फिर 5 साल के बाद जब मेरे पति लौटकर दुबई से आए तो मैं बहुत ही खुश हुई। एक दिन शाम को बैठे हम दोनों चाय पी रहे थे और अपनी यादों को ताजा कर रहे थे कि बैठे बैठे आज मैंने मौका देखकर उनसे वह सारी बातें दोबारा से पूछ ली और उन्हें यह भी बताया कैसे उसमें मैंने सच का पता लगाने के लिए शिल्पा से आपकी जासूसी करवाई थी। यह कहकर मैं चुप बैठ गई। फिर वो मेरी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, अफसोस है मुझे,
तुम पर कि तुमने बीते हुए 5 साल बेचैनी में गुजारे और तुम वह बात सोचती रही जिसका कि कोई वजूद ही नहीं था। काश यह सब बातें तुमने मुझसे उस समय ही पूछ ली होती, यह नौबत न आई होती। जिसने तुम्हारे गले में फांसी लगाकर रखी थी, उनकी बातों को सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला मिला। फिर वो अपने दुबई वाली बातें सुनाने लगे, कहने लगे, मैं हमेशा से यही सोचता था मैं कैसे तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जैसे जिंदगी की तुम हमेशा प्रार्थना करती थी, वैसी जिंदगी में तुम्हें कैसे दूंगा। यही सब सोचते सोचते परेशानियों ने मुझे हर तरफ से घेर लिया और फिर उसी बीच मेरी नौकरी भी चली गई, जिसके कारण जिंदगी में और भी परेशानियां पड़ गई। लेकिन मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी। जिसमें नौकरी मेरी गई थी उसमें 2-4 महीने मैंने वहां पर बहुत ही मुश्किलों से गुजारा था। जो थोड़े पैसे जमा किए थे वह पैसा भी लगभग खत्म ही हो गया था। फिर मैं यहाँ इंडिया आ गया और यहीं पर नौकरी खोजने लगा। उन दिनों ही मुझे एक आदमी मिला। उसने बताया कि वह एक बहुत ही बड़े होटल में काम करता है, जहां पर अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां होती रहती है। जिस कारण इस तरह की पार्टियों में अमीर लोग अय्याशी और एंजॉय करने आते हैं और पैसों की बारिश करते हैं। बिना सोचे समझे मैं वहां पर काम करने के लिए हाँ बोल दिया। और फिर दूसरे दिन जब मैं वहां पर काम करने के लिए गया तो मैनेजर ने मेरा सारा बायोडाटा लिया और पूछा, पहले तुम कहाँ काम करते थे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर मैनेजर ने मुझे पूछा, क्या तुम गाना गा लेते हो। यह सुनकर पहले तो मैं परेशान हो गया। फिर उसने कहा, तुम्हारी आवाज तो औरतों की जैसी है, अगर तुम इस आवाज में गाना गाओगे तो मैं तुम्हें महीने के 20,000 दूंगा। उसने मुझे अपना हुलिया बदलकर अमीर लोगों के आगे गाना गाने के लिए कहा था। पर यह सब मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरा जमीन मुझे यह करने की इजाजत नहीं दे रहा था। मैं घर चला आया था, लेकिन उन्हीं दिनों माँ की तबीयत खराब हो गई थी और मेरे पास ना कोई काम था और ना ही पैसे थे। मैंने बहुत ही कोशिश की मुझे जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली और मुझे घर की बिगड़ती हालत देखी नहीं जा रहा था। फिर मैं पैसों की खातिर वह काम करने लगा। मैं हर रात औरतों वाले कपड़े पहनकर अमीर लोगों के सामने गाना गाता था। यह सब करके मैं खुश नहीं था। मजबूरी में मैं यह काम कर रहा था। इसलिए मैंने अपनी दुबई वाली दोस्त से बात की और उसे कहा कि अगर मेरे लिए कोई नौकरी होगी तो मुझे अवश्य ही बताए, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। इधर मैं गाना गाने वाला काम कंटिन्यू करता जा रहा था। सुरीली से सुरीली आवाज में गाना गाने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा रियाज करने लगा था। उस होटल के मैनेजर ने मुझे एक रंग बिरंगी गोलियां वाली दवाई दी थी, जो कि आवाज को बहुत ही सुरीली करती थी और मैं दवाई खा भी रहा था। मेरी आवाज सच में सुरीली हो गई और फिर मेरी आवाज की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। फिर एक दिन किसी को पता लग गया कि मैं औरत नहीं आदमी हूँ, तो उन्होंने मेरा पीछा किया और अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मार दी। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है आगे क्या हुआ। तब मैं हर वक्त भगवान के आगे यही प्रार्थना करता था, मुझे एक इज्जत वाली नौकरी मिल जाए और मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे एक नौकरी मिल गई। आशीष की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मेरी आंखों में सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा ही था। मैं अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल इस गलतफहमी में गुजार दिए। अगर मैं उन पर शक ना करती और मन में गलतफहमी ना पालती, आज मेरी जिंदगी कितनी खुशनुमा होती। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगी, अपनी गलतफहमी को अपने अंदर दबाकर ना रखे, उसे उस इंसान के साथ साझा करे जिसके साथ आपकी गलतफहमी है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।